आप ही बताएं कि आज जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली आपने जैसे देखा कि अब यहाँ पर भी आए हैं, निजी अस्पताल में आए हैं, तो सेवा जो जितनी सुविधाएं हैं वो सब चीज़ देख रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे खैर लैक्स है, पर लेकिन उसको हम एक गैप को खत्म करने के लिए मतलब अपने लेवल पे हम क्या वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड कैंसर डे पे आज हमारे साथ यहाँ पे एनजीओज भी थे, सिविल सोसाइटीज़ के भी लोग थे, पब्लिक भी थे, पेशेंट्स भी थे। तो मेरा ये मानना है कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा चैलेंज है जिससे हमारी सोसाइटी जूझ रही है। तो इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से नहीं हो सकता। इसमें मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भले ही पेशेंट को सपोर्ट सिस्टम हो गया, हमारा स्क्रीनिंग कैसे बेहतर हो सकता है, क्या कोलैबोरेशन हो सकता है बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, जिससे हम लोगों तक पहुंच पाएँ और इस बीमारी को कोशिश ये रहे कि वो स्टेज 3 या स्टेज 4 पे आने से पहले ही हम पेशेंट तक की पता चल जाए उनको बीमारी हो रखी है। तो उनके लिए एक ऐसा ही अभी रिसेंटली बजट में गवर्नमेंट ने सर्वाइकल के लिए एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे हम सारा साथ प्राइवेट से भी, एनजीओ से भी, पब्लिक से भी, मीडिया से भी, सबका सपोर्ट लेके लोगों तक बढ़ेंगे। और ये जो सबसे बड़ी बीमारी है, इतनी फैटिलिटीज़ होती है, इतने लोग मरते हैं जिनको हम बचाया जा सकता है, उसके लिए हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़ेंगे बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आम आदमी को सरकारी अस्पतालों में सुविधा मिल सके, उसके लिए मतलब कुछ आप कोई डिमांड करेंगे इस आशय से? बिल्कुल, अगेन मैंने आपको कहा था कि एक जो अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है, उसके लिए बिल्कुल एक आदमी तक पहुंचना है हमें। हमें बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप पहले तो अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने सेशन में बताया था कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक चीज़ें होती है, लेट्स से कि जैसे स्मोकिंग बताया, इन्होंने अल्कोहलिज्म बताया, बैड हैबिट लाइफस्टाइल बताई। वो आपके ये ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जो कि आपका चांसेस है वो मे बी 10% तक नीचे कर देते हैं। तो इन चीज़ों पे भी अवेयरनेस फैलाएंगे कि वाई दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, बैलेंस डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, स्मोकिंग क्यों हार्मफुल है, आपके लिए क्यों हार्मफुल है, पैसिव स्मोकर्स हैं उनके लिए क्यों हार्मफुल है, और सोसाइटी इसके लिए क्या पे कर रही है। सिर्फ ये पेशेंट की बात नहीं है, जो बीमार हो गया उसकी बात नहीं है, उसकी फैमिली अफेक्ट होती है, फैमिली अफेक्ट होती है, समाज अफेक्ट होता है। हमारे रिसोर्सेज जो हम बचा के और बेहतर जगह लगा सकते थे, वो हमें यहाँ लगाने पड़ रहे हैं। तो इस यही एक इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इस चीज़ से हम जूझेंगे। आपसे सर, आप जैसे अभी हमने बात की कि आपने ग्राफ भी दिखाया था कि जो उम्र के हिसाब से अलग अलग कारण भी रहे हैं। तो जो शुरुआती दौर से मतलब अगर बच्चे की हम बात करें, पहले मतलब 3-4 साल से लेकर जो है 20 से 30 साल तक की जो उम्र रही है, उसके अंदर जो है कैंसर के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज जो काफ़ी ज़्यादा रहा। तो वो क्या कारण है? क्योंकि मतलब जो आपने अल्कोहल और ये चीज़ें सब बताई, ये तो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन शुरुआत से ही बच्चों मतलब बचपन से ही मतलब इतना रेट क्यों ज़्यादा है कैंसर का? बच्चों में कोई रेट ज़्यादा नहीं है, आजकल डिटेक्शन की वजह से पता चलने लगा है। और बच्चों में जो कैंसर होते हैं कॉन्जेंटल जीन रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। जैसे आप बोन मैरो के कह सकते हो, ब्लड कैंसर कह सकते हो, लिम्फोमास कह सकते हो। ब्रेन के कुछ जैसे पिछले हिस्से के कैंसर होते हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए एज रिलेटेड, तो इनकी इंसिडेंस 30-40 ईयर्स के बाद ही बढ़ने होती है। जैसे जैसे हमारी हैबिट्स, डाइट, लाइफ चेंज होती है, तो ये इंसिडेंस बढ़ती चली जाती है। सर, वैक्सीन की बात हो रही है, जैसे अगर बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारीज हैं, बीमारियां जो हैं, जैसे अभी कोविड की भी है वैक्सीन आ गई, लेकिन वैक्सीन अभी सर्वाइकल उसके अंदर भी जो कैंसर में भी वैक्सीन की बात हो रही है कि वैक्सीन से प्रिवेंशन किया जाता है। तो क्या बाकी और चीज़ों में वैक्सीन के ऊपर भी काम चल रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर बात करें? कैंसर का मेन तो यह अभी तक हम काफ़ी कैंसर में कारण ये पता नहीं चल पाए। और जिन जिन चीज़ों में कारण पता चलता है, जैसे हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक तरह का वायरस है जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही सर्विक्स का कैंसर है, हेपेटिक लीवर का कैंसर है, वो भी वायरस की वजह से। जो इन्फेक्टिव कैंसर है उनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बना पा रहे हैं, पर जो कोनिजेंटल है और हैबिट स्टाइल की वजह से उनके अगेंस्ट क्योंकि अभी पूरी रिसर्च नहीं हुई कारण क्या, तो इसलिए वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। पर पिछले सालों में हर चीज़ के लिए ट्राई हो रही है कि हम इनको किसी तरह से वैक्सीन से कंट्रोल करें। क्या वैक्सीन का भी जो जो उसके सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है, क्या वो कामयाब है और वो कोई नुकसान तो नहीं है उसका? नहीं, अभी तक इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और इवन जो डेवलप्ड वर्ल्ड्स हैं, यूरोप है, उनमें तो सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट जीरो आ गया, बिकॉज दे आर फुली इम्यूनाइज। इंडिया में पहले से ही अवेलेबल थी, पर क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, केवल फॉरनर की मेडिसिन थी, ये 4 से 6 हज़ार की आती थी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी और दूसरा अनअवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं था।
अब फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रावधान रखा है कि सभी 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट फ्री इम्यूनाइजेशन करेंगे। ये इससे बड़ा स्टेप नहीं हो सकता। तो ये तो हम बड़ी अचीवमेंट करेंगे, उसके लिए इतना बड़ा बजट निकालना, क्योंकि ये इंडिया में फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर। लास्ट ईयर का डाटा है 7.5 लाख से ज़्यादा नए लोग आए और 3 लाख से ज़्यादा डेथ हुई है सर्वाइकल कैंसर से। और दूसरा, ये तो वो है जो डायरेक्ट डेथ हुई है, पर इसकी मॉर्बिडिटी, जिसको स्टेज 2 है, 3 है, वो अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ ही नहीं कर पाता। 30-40 के बाद घर पे बैठ गया, पूरी फैमिली उसकी मॉनिटरी ट्रीटमेंट उसी में डिस्टर्ब हो रही है। तो इम्यूनाइजेशन, जो सर्वाइकल कैंसर की इम्यूनाइज है, इसमें 100% इफेक्टिवनेस है, प्रोवाइडेड हम इसको हर लोग तक अवेयरनेस कर पाएं और लगवा पाएं। ऐसे ही लीवर कैंसर के लिए हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन। डॉक्टर राहुल से पूछ सकते हैं। डॉक्टर राहुल, आप बताएं कि जैसे आपने बताया था कि पीछे हरियाणा के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या मतलब इसको हम स्मोकिंग को मतलब जैसे प्रिवेंशन हो तो हम इसमें काफ़ी जो हमारे रिसोर्सेज उनको बचाया जा सकता है, तो इसको लेकर क्या गवर्नमेंट को कुछ चलाना चाहिए, कोई अभियान, या चलाते हैं लेकिन इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा उसमें? देखिए, स्मोकिंग जो है एक तरह से हमने सोशली एक्सेप्ट कर लिया है इसको। सबसे बड़ी समस्या है कि समाज ने उसको अपने अंदर मान लिया है कि ये तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, जबकि स्मोकिंग से एक इंसान को नहीं, 3 इंसान को दिक्कत होती है। एक इंसान जो पी रहा है, एक इंसान जो उसके साथ खड़ा है, एक इंसान जहां तक वो धुआं जा रहा है। तो तीनों इंसान को कैंसर होने का रिस्क बढ़ा देती है एक सिगरेट या एक बीड़ी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हरियाणा की क्या है कि हुक्का जो है उसको यंग जनरेशन, इवन जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो कहीं बाहर छुप के या फिर घरों में बड़े बूढ़ों को देख के हुक्का पीना इतना जल्दी शुरू कर दिया उन लोगों ने कि उन लोगों को लगता है कि ये तो, इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती है। जबकि हुक्का बीड़ी सिगरेट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक चीज, क्योंकि वो हमारे लंग्स में उस जगह तक धुआं लेके जाता है जहां नॉर्मल बीड़ी सिगरेट से नहीं जा सकता। हम कह सकते हैं कि हरियाणा के जो मोस्टली जो कैंसर के पेशेंट अगर आ रहे हैं, जो कोई गले के पेशेंट आ रहे हैं, तो वो हुक्का की वजह से कह सकते हैं। हम काफी ज्यादा प्रतिशत को हुक्के को डिनोट कर सकते हैं। इसमें हम मान सकते हैं कि हुक्का एक बहुत बड़ा हाथ योगदान दे रहा है। मतलब जितने भी मतलब अगर गले के पेशेंट आ रहे हैं, अगर वो मतलब धूम्रपान की वजह से हैं, तो उसमें मोस्टली हुक्का पीते हैं या सिर्फ बीड़ी सिगरेट की वजह से भी है? 80% जो है वो धूम्रपान करते हैं किसी ना किसी तरीके से, जो कि या तो हुक्का है, बीड़ी है, सिगरेट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह का धूम्रपान धूम्रपान है, चाहे वो बीड़ी से हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे हुक्का हो, आपको सबको ना बोलना है। तो अभी और कैंसर के और कौन कौन से ऐसे जो केसेस हैं जो बढ़ रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर के क्या ज़्यादा बढ़ रहे हैं? अभी हम हरियाणा में जो सबसे ज्यादा देखते हैं वो पुरुषों में हमारे पास मुंह और गले के कैंसर, फेफड़े के कैंसर और प्रोस्टेट के कैंसर सबसे ज्यादा नंबर में आते हैं हमारे पास। और ये तीनों के तीनों लाइफस्टाइल कैंसर है, जो कि हमारे आदतों से होते हैं, ना कि हमारे जीन्स से होने वाले होंगे। अगर तो 30-40 साल उम्र की आयु से पहले ही हो जाएंगे हमारे अंदर। जो भी 50 वर्ष से ज्यादा पुरुषों में ये मिल रहा है वो ज्यादातर उनकी आदतों की वजह से मिल रहा है। ऐसे ही फीमेल्स है, औरतों में हम देखते हैं सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, जो कि आसानी से स्क्रीनिंग से रोका जा सकता है। 35 साल से ऊपर की औरतों को हर साल एक छोटा सा टेस्ट करवाना, हॉस्पिटल आके करवाना है, और ब्रेस्ट कैंसर से पूरी तरीके से वो बच सकते हैं। और सर्वाइकल कैंसर है, उस पर तो इतना ज्यादा पूरा 1 महीने से अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं कि वैक्सीन की कितनी ज्यादा जरूरत है। महिलाओं में सबसे ज्यादा यही 2 कैंसर मिलते हैं। तो जो सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन जो आई है, क्या वो पूरी तरीके से कैंसर को रोक पाने में सक्षम है? 99%। कुछ कैंसर जो टाइप हैं सर्वाइकल के, वो वायरस की वजह से नहीं, किसी और वजह से होते हैं, सिर्फ उनको काम नहीं करती। जो भी वायरस से काम करते हैं, जिसका नंबर 99% तक है, उनको पूरी तरीके से रोकने में सक्षम है वैक्सीन। ब्रेन ट्यूमर थोड़ी सी रेयर बीमारी है, बट देखिए ज्यादातर केसेस जो 50-60% केसेस हैं वो जेनेटिक है। वो जीन्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है आपकी, आपके परिवार में किसी को हुआ हो तो आपको रिस्क है, या फिर आपका
आपके जीन्स में ऐसे चेंजेस आ गए बचपन से या बचपन के बाद, जिनकी वजह से वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया। हरियाणा की बात करें तो कितना प्रतिशत कैंसर के मरीज बढ़ गए? इंसिडेंस में जो हम अगर सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि अगर हम नंबर देखें तो पूरे भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा ऐसे हैं जो कि इन परसेंटेज इंक्रीज में सबसे आगे हैं। सबसे ज्यादा प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है कैंसर का हरियाणा और पंजाब के अंदर। ये शहरी क्षेत्र में ज्यादा है या ग्रामीण क्षेत्र? सब तरह के मरीजों में ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई भी बंदा अब प्रदूषित हवा से, बुरे खाने से, लाइफस्टाइल दिक्कतों से अछूता नहीं है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव। की सबने की अभी, लेकिन एक जो फीमेल एक्टर है उसने अपनी फेक डेथ को फेक किया, तो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर के ऊपर सब बात करने लगे। तो आपको क्या लगता है कि ये उनका तरीका ठीक था, मतलब सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक नहीं था। किसी भी तरीके का झूठ बोल के प्रचार करना मैं कहूँगी कि एकदम गलत है। इससे अच्छा होता कि वह खुद आती और ये कहती कि मैंने ये टेस्ट करवाए हुए हैं, रेगुलर चेकअप करवाया हुआ है, पैक टेस्ट करवाया है और वैक्सीन ली है। अगर वो इस तरह का अवेयरनेस करती तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर होता है, रादर देन अपनी डेथ को प्रमोट करके कुछ मीडिया में डालना। सर्वाइकल कैंसर को लेकर अभी बात हो रही है, लेकिन चाहे वो उन्होंने झूठ बोला हो, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के काफ़ी जो फीमेल जो है वो काफ़ी उनको दिक्कतें आ रही हैं, मतलब काफ़ी केसेस बढ़ भी रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर ऐसा जिसको बिल्कुल 0% तक लाया जा सकता है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फीमेल जो है इस बीमारी से ग्रस्त हो रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि फीमेल जो मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ को लेके इतनी जागरूक नहीं है। वो कहीं ना कहीं इग्नोर करती रहती है कि नहीं कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है। इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर फीमेल को एक थोड़ा एक्सेसिव नॉर्मल डिस्चार्ज भी है तो उसको जाके एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना है एंड रूटीन चेकअप जाके पैप टेस्टिंग रेगुलर ये करवानी है और अपने घर की जो डॉटर्स हैं उनका वैक्सीनेशन जरूर करना है। डॉक्टर मोहन भी साथ में बैठे, तो डॉक्टर मोहन आप मुझे जैसे रेडिएशन को लेकर लोगों के अंदर ये रहता है कि रेडिएशन से उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे, तो रेडिएशन में क्या कोई अभी एडवांसमेंट आई है जिसकी वजह से नुकसान का होंगे? एडवांसमेंट की अगर बात करें, जो पहले कोबाल्ट मशीन थी वो अब जितने भी प्राइवेट सेंटर्स हैं उसमें सब में वो लीनियर एक्सीलेटर से रिप्लेस हो चुकी हैं मशीनें। तो उसमें मैक्सिमम डोज जो है ट्यूमर को देते हैं, आसपास के एरिया में ना के बराबर ही डोज जाती है। तो पेशेंट ट्रीटमेंट विदाउट कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट पूरा करते हैं और बाद में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, और डोज भी ज़्यादा दे सकते हैं रेडिएशन की हम उससे, जिससे क्योर रेट बढ़ जाते हैं। तो मतलब अगर बात करें तो रेडिएशन से मतलब उतना नुकसान नहीं है जितना पहले होता था। रेडिएशन ट्यूमर को ही मारती है ज़्यादातर, नॉर्मल टिश्यूज को स्पेयर कर सकते हैं हम अभी। जो उसके साइड इफेक्ट होते थे जैसे कि बाल झड़ जाना या कमजोरी आ जाना, तो वो बाद में क्या रिकवर हो जाता है? रेडिएशन से जो है जो बाल झड़ते हैं, जो जैसे हेड एंड नेक पेशेंट्स में जैसे अगर बियर्ड वगैरह झड़ गई है तो वो दोबारा आती नहीं है। ये भी एक कारण रहता है कि कैंसर ट्रीटमेंट कराने में थोड़ा सा झिझकते हैं। ये कारण तो नहीं है, हम उनको ऐसे काउंसिल करते हैं कि भाई आपको जान बचानी आपको ज़्यादा जरूरी है, बजाय कि बाल झड़ना और ये सारी तरह की चीज़ें में आप मत सोचो ज़्यादा इनके बारे में। सर बताएं कि जैसे जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसके अंदर दवाइयों जो है ऐसी आती हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा पेन करती हैं और पेशेंट काफ़ी कतराता है कि उसको जो मतलब थेरेपी लेने से, तो मतलब ऐसा क्या कुछ उसमें एडवांसमेंट हुई है आपके सेक्टर में? ये जो दवाई से पेन होते हैं काफी बड़ा अफवाह है। जैसे कोई दवाई से पेन नहीं होता, जो खास करके जो कैंसर में जो पेन होता है ना, वो खास करके जब बीमारी हड्डियों में चले जाती है, जब बीमारी हड्डियों में चले जाते हैं तब जाके उसको पेन होता है। अदरवाइज तो कीमो से पेन नहीं होता है। काफी सेफ है, आजकल काफी एडवांसेस भी हो गया। पहले जमाने में वॉमिटिंग वगैरह होता था, काफी लूज मोशन वगैरह होता था, इन सब की वजह से भी, बाल की वजह से भी डरते हैं। बट ऐसा कुछ एडवांसेस आ गया, कुछ ही दवाई में अभी बाल जाते हैं, बाकी दवाई में ऐसा बाल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टी दस्त तो काफी कम हो जाती है। कुछ क्या नहीं अभी कुछ रिसर्च हो रही है जिससे कि मतलब मेडिकल के अंदर जो है ऐसी मतलब दवाई आई है पूरी तरीके से जो है कैंसर को खत्म कर सकें? कोशिश हमेशा चल रही है, सालों से चल रही है, अभी भी चल रही है। बट अभी भी काफ़ी नया दवाई आ चुके हैं और आगे भी आने वाला है। पाइपलाइन में काफ़ी नया दवाई भी अवेलेबल है अभी। क्या मतलब अगर खर्चे की बात करते हैं, क्योंकि कैंसर जो ट्रीटमेंट होता है सबसे बड़ा खर्च को लेकर जो है मरीज जो है काफ़ी टेंशन में रहते हैं, तो पूरे घर जो मतलब कहते हैं कि मतलब पूरे परिवार बर्बाद हो जाता है क्योंकि मतलब इतना खर्चा होता है अगर किसी के पास पैसा नहीं है। तो क्या इसमें क्या खर्च में भी कमी आई है? कोई रिसर्च के साथ ऐसी दवाइयाँ आई हैं जो सस्ती हों?
जो दवाई नए नए लेटेस्ट मार्केट में आता है वो रिसर्च के कारण R&D के कारण कॉस्ट ज़्यादा है, बट जैसे इसका पेटेंट खत्म हो जाते हैं और इसका जेनरिक्स भी आ जाते हैं, काफ़ी सस्ता हो चुका है। और जो बेसिक 80-90% ऑफ द ट्रीटमेंट जो बीमारी होते हैं जो ट्रीटमेंट है वो तो सस्ता ही है। ओनली स्पेशल कुछ केसेस में अराउंड 10-15% जो कुछ रेयर बीमारी है और लेटेस्ट दवाई है उसी का कॉस्ट ज़्यादा है। अदरवाइज जो रूटीन ट्रीटमेंट है वो तो नॉर्मल सस्ते रेंज में आ चुके हैं। डीसी साहब आपसे अगर पूछना चाहेंगे एक चीज़ है, जैसे हुक्के की बात सर हरियाणा में आती है कि हुक्के के ऊपर सरकार ने बैन भी लगाया, वो सरकार ने बैन जो लगाया सिर्फ व्यवसायिक उसके ऊपर लगाया होगी, उसको आप व्यवसाय के तौर पर नहीं रख सकते। लेकिन अभी भी जो है ग्रुप्स के अंदर जो शहरों में भी देखते हैं अपनी दुकानों के बाहर बैठ के लोग पीते हैं, तो क्या उस चीज़ को लेकर भी कहीं कुछ प्रिवेंशन की जा सकती है? इस चीज़ को लेके देखिए पूरा हमने एक जो मुहिम चलाई है उसके एक तो नशा मुक्त वाले उसमें हमने ये चीज़ें भी जोड़ी हैं, हालांकि उसका पर्पज़ अलग है, बट अगेन जो अवेयरनेस वाला पार्ट है डॉक्टर साहब ने बताया कि एडिक्शन के भी दो तरीके होते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल होते हैं। कई बार बॉडी डिमांड्स ड्रग्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ड्रग्स के जो एडिक्ट्स होते हैं उनमें फिजियोलॉजिकल वाले के लिए तो ट्रीटमेंट, बट कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपने बताया कि वो दुकान के बाहर 4 लोग बैठते हैं तो वो बैठेंगे तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ याद आ ही जाती है। तो अभी हम जो मुहिम चला रहे हैं उसमें ये चीज़ें भी जोड़ रहे हैं कि इस चीज़ से हम कैसे डील करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेड थिंग कि हुक्का पी रहे हो कोई गलत चीज़ नहीं है। कई बार पेशेंट्स भी डॉक्टर साहब ने बताया आते हैं वो सोचते हैं कि तो नॉर्मल सी चीज़ है, इससे कैंसर मेरे दादाजी को नहीं हुआ, मेरे पिताजी को नहीं हुआ, तो मुझे क्यों होगा। बट अगेन वो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। अगर आपके 10% चांस है तो 20, 30, 40, 50, 60 जितना भी हो बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचे और इस चीज़ से भी छुटकारा मिल जाता है। का बैन के बावजूद भी अभी भी कुछ जगहों पर जो है सर्व किया जाता है व्यवसायिक तौर पर, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं हो रही है। आपने रिसेंटली एक चीज़ तो महसूस की होगी कि बहुत सारी रेड्स हुई हैं जहाँ पे बाहर से हुक्के भी पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई है। बट अगेन फिर भी और भी कोई जहाँ पे नॉलेज में आता है तो तुरंत रेड करते हैं, इसमें देरी नहीं करते। सर अगर हम यूथ में नशे की बात करें, सिगरेट की बात करें, तो उनका एक बात कहना होता है कि स्ट्रेस टेंशन की वजह से हम ये चीज़ कंजर्व कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसके ऊपर काम करना चाहिए थोड़ा? बिल्कुल करना चाहिए मैडम। जैसे नशे को मैं अगेन फिर भी कहता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब एडिक्शन है, एडिक्शन को छोड़ने के लिए सिर्फ ये कह देना कि भाई ये आपके हेल्थ के लिए बुरी चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। कहीं ना कहीं हमें एक मुहिम बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, हमारे सरकारी बस में आज से कुछ साल पहले तक एक नॉर्म माना जाता था कि आप यहाँ पे पी सकते हैं, और लोग पीते थे। उस टाइम पे भी गलत चीज़ थी, लेकिन वो रोकना और टोकना वाली चीज़ वहाँ स्टार्ट हुई। आज आप इसका फ़र्क देख सकते हैं, कोई किसी को कहता नहीं कि आप यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे सिगरेट या बीड़ी नहीं पिएंगे, लेकिन नहीं पीते हैं। इसी चीज़ को हमें और आगे बढ़ाना है। ये तरीका काम किया है, इसी को और आगे बढ़ाना है।